ओम या श्री स्वयं सुखिदिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभव सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय शुमंगलाय शुपातहस्ताय सनातनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है धनु राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का रहेगा। धनु राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण समय चल रहा है और ये ग्रहों का योगायोग आपके लिए नवंबर में बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए, कभी कभी समय ऊपर होता है, कभी कभी समय नीचे होता है और इन दिनों विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग बड़ी विचित्र अवस्था में चल रहा है। ये धनु राशि के संबंध में बात करें, सूर्य नीच के होकर लाभ वाले भाव में चल रहे हैं, शनि महाराज वक्री होकर आपके पराक्रम में कमी लाने के योग बना रहे हैं। इसके साथ साथ मंगल महाराज जो है वो भी अष्टम भाव में चल रहे हैं, बड़े विचित्र होकर नीच के होकर चल रहे हैं। तो ये ग्रह नक्षत्र जो हैं तो कहीं ना कहीं गाड़ी फंसा रखे हैं। फिर भी राजयोग का निर्माण आपकी राशि में हो रखा है बिल्कुल, और ये परिवर्तन करके कहीं ना कहीं स्थिति को ठीक करने की आप लाख प्रयास कर रहे हैं, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सुख में दिक्कत आने के योग बन रहे हैं। ऐसे में ये नवंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तनों को लेकर आया है, बहुत महत्वपूर्ण योगों को लेकर आया है। चाहे वो विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों का जिस प्रकार का योग है वो आपको सही समझ लेना चाहिए। गोपाष्टमी से लेकर कई ग्रहों को ठीक करने का अवसर है। गोपाष्टमी शनिवार को पड़ रही है और ये साथ साथ अक्षय नवमी पड़ रही है, रविवार के विशेष तौर पर योग बन रहा है। जो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको आरोग्यता प्राप्त करने, शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये समस्त ग्रह कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ के रास्ते अवश्य बनाते दिखाई देंगे। सिलसिलेवार तरीके से आप समझ लीजिए कैसे कुछ ठीक करना है आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 नवंबर की, शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि है इस दिन और ये अमावस्या की तिथि दीपावली का सुंदर योग बना रही है। बहुत सारे लोगों ने विश्व में भ्रांति उत्पन्न कर दी कि 31 को मनाएं या 1 को मनाएं। दिवाली दिल्ली भारत की यदि हम बात करें तो 1 तारीख की ही सुंदर योग बनता है। वो भी हम आपको सिद्धांतिक तौर पे समझाएंगे। पहले योग समझ लीजिए कि किस प्रकार का आपके लिए रहेगा। धनु राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का रहता दिखाई दे रहा है आपके लिए। ओवरऑल 11वें भाव में सूर्य के साथ चंद्रमा का सुंदर योग जो बन रहा है, ये बहुत लाभमय दिवाली, शुभमय दिवाली बनाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर उनके निमित्त पूजन कर कर उनका यदि आप कार्य करेंगे, पितरों के निमित्त अवश्य कार्य कीजिएगा। ये ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं। राहु महाराज इस वक्त आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होकर बैठे हुए हैं, केतु के साथ 11वें दशम भाव के अंदर। ये दिखाते हैं कि यदि ऐसे शुभ मुहूर्त में अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कर लें और उसके साथ दीपावली का सुंदर पूजन करें। आमतौर पर यह सिद्धांत था भारतीय संस्कृति में, श्रद्धा के साथ श्राद्ध भी करना कर आता था विशेष तौर पर, लेकिन भूल गए लोग। अब रंगरलियों में लगे रहते हैं। पितृ आप विशेष तौर पर अपेक्षा करते हैं कि इस दिन कि हमारे संतति हमारा ध्यान रखती है नहीं रखती। हमारे संतानें जो हैं वो हमारे लिए, लोग भूल जाते हैं। दिवाली की मिठाई चल रही है, खरीदारी चल रही है और आप तो श्राद्ध के बाद समस्त पितरों को भूल जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन उनका गमन होता है और इस दिन उनके गमन के पूर्व विशेष तौर पर दीपावली का जो मुहूर्त है ये अवश्य बनता है। इस दिन अवश्य उनके निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। और इन दिनों ग्रह नक्षत्र आपके लिए योग भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद लेने का दिन है और सुंदर रूप से उनके आशीर्वाद लेकर ये उपाय करके कार्य करोगे ना तो ये वर्ष, जो नया वर्ष आरंभ कल से होगा ना, वो आपके लिए पुण्यदायक होगा। आप ये भी समझ लीजिए कि दीपावली का मुहूर्त कौन सा है, क्यों है, कैसे, कब मनानी चाहिए, ये सब सिद्धांत भी हम आपको समझाते हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझें। तो दिवाली जो विशेष तौर पर कई सारी कंफ्यूजन क्रिएट की गई कि दिवाली कब है, कैसे मनाएं, तो मैं पुनः यहाँ पर उपस्थित कर देता हूँ आपके समक्ष में कि दिवाली जो है वो 1 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए। उसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है कि ये देखिए, विश्व जो इतना बड़ा विश्व है, हर जगह अलग रेखांश हैं, हर जगह अलग अक्षांश हैं, उनके हिसाब से हर जगह सूर्योदय अलग हो रहा है। तो उसके हिसाब से आपको समझने की आवश्यकता है कि कहाँ किस प्रकार से मनने की आवश्यकता है। हमने उसको पूरा कैलकुलेट किया और समझने का प्रयास किया। तो भारत के अंदर जिस प्रकार से रेखांश और अक्षांश है, उसके दृष्टिकोण से पूरे भारत के अंदर यानी पंजाब क्षेत्र से लेकर ऊपर आसाम तक का जो क्षेत्र है पूरा, उसको हम समझे कि वहाँ दिवाली जो है 1 तारीख को ही मननी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझ लें कि उस सूर्य अस्त जिस प्रकार से हो रहा है उसके बाद तक जो दीपावली का जो योग बन रहा है, वो अमावस्या का योग बन रहा है, वो शाम को करीब करीब भारत में वो करीब करीब 6:17 तक विद्यमान है। सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी के आसपास, पौने 2 घड़ी के आसपास यदि हमें बहुत सारे क्षेत्रों में दिवाली मिलेगी, अमावस्या मिलेगी, तो प्रदोष काल के अंदर सुंदर रूप से व्याप्त है। प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या हो उसको कहा गया है पूर्व ग्रही करें या पर्व ग्रही करें।
तो पराग्रही है, दीपावली के संबंध में अमावस्या के दिन कहा गया है पराग्रही जो हो, पूर्वग्रही नहीं, पराग्रही जो हो, यानी अगले दिन जिस दिन पूरी तरह से अमावस्या, यदि आपको विशेष तौर पर जो अमावस्या है विशेष तौर पर अगर सूर्य अस्त के बाद तक 2 घड़ी जो 1 घड़ी से ऊपर विद्यमान है तो उसी दिन बननी चाहिए। तो भारत के क्षेत्र के अंदर साफ साफ समझ लीजिए हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि ये जो ग्रह है ये साफ साफ दिखा रहा है। पाकिस्तान से आगे जाकर, अफगानिस्तान से आगे जाकर जहां जहां रेखांश उपस्थित होंगे, चाहे वो यूरोप है चाहे वो अमेरिका है, वहां 31 तारीख को मनने का योग है। तो वहां 31 तारीख को दीपावली का पर्व मना है और मनना ही चाहिए उसमें, क्योंकि वहां पर जो सूर्यास्त शाम को जब होगा 1 तारीख को, तब अमावस्या नहीं रहेगी। अमेरिका इत्यादि, यूरोप इत्यादि, दुबई इत्यादि क्षेत्रों के संबंध में हम बात कर रहे हैं। लेकिन भारत जो पाकिस्तान तक का क्षेत्र जो है ऊपर लेके बात करें, असम से ऑस्ट्रेलिया इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम बात करें, चाइना इत्यादि में रहने वाले हिंदू कब मनाएंगे दिवाली, तो वो 1 तारीख को ही दिवाली मननी प्रशस्त दिखाई देती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस संबंध में भ्रांति ना उत्पन्न करें। बहुत सारे लोग इस बात पर कहते हैं कि सब लोग का त्यौहार पूरे विश्व में एक ही मनना चाहिए। नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म गणनाओं पर मुहूर्त के हिसाब से निकलता है। जहां वृष्टि हो रही हो, बारिश हो रही हो, वहीं पुण्य जाके वहीं घास उगेगी ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बारिश जहां हो रही है पूरे विश्व में वहां भी उसका प्रभाव होगा, ऐसा नहीं होगा। तो हर जगह सूर्यास्त अलग जगह पर होगा, हर एक का रेखांश अलग है, अक्षांश अलग है। तो इस सिद्धांत को आप समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भारत के दृष्टिकोण से समझ लीजिए सबसे श्रेष्ठ काल दिवाली का जो पूजन का है वो है करीब करीब प्रदोष काल में, शाम को करीब करीब 5:35 से लेकर करीब करीब सबसे श्रेष्ठ काल जो है वो 8 बजे तक का मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। तो प्रदोष काल के अंदर भगवान भगवती का, महालक्ष्मी का, गणेश का सुंदर पूजन करने की व्यवस्था बनाएं, बहुत अच्छा रहेगा। निशीत काल जो आरंभ होगा वो विशेष तौर पर जो है 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, और उसके बाद रात्रि तक करीब करीब आप मान के चले 2 बजे तक का सुंदर मुहूर्त बन रहा है। निशीत काल में भगवान शंकर की, गणेश जी की और भैरव भगवान के साथ साथ महालक्ष्मी का सुंदर, महाकाली का सुंदर पूजन करने की व्यवस्था रहती है। मुहूर्त इत्यादि के हिसाब से दोपहर के समय में, वैसे तो दिवाली का पूरा दिन ही मुहूर्त है, उसके दृष्टिकोण से आप आनंद भाव से पूजन करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दिवाली के अगले दिन गोवर्धन का सुंदर पर्व है और उस दिन अवश्य आप भगवान कृष्ण का पूजन करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर उस दिन कार्यक्रम रखा है गोवर्धन पूजा का, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, दिवाली को रात्रि में भगवान की आराधना करने के बाद सुबह सुबह जब संध्या काल, जब सुबह जब सूर्य उदय होते हैं उस समय उठ जाना चाहिए। उस समय उठकर भगवान का सुंदर भजन करना चाहिए, जल्दी नहा लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन एक ऐसा मुहूर्त बनता है कि कहा जाता है कि जैसा उस दिन करोगे पूरा दिन और पूरा वर्ष आपका वैसा ही निकलेगा। आमतौर पे पता नहीं हमारी संस्कृति में कैसे कुछ गलत बातें आ गई हैं, जैसे जुआ खेलना लोग कर लेते हैं और बहुत सारे रात भगवान, कहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में जुए को निषेध कहा गया? भारतीय संस्कृति में जुए इत्यादि को, द्वित क्रिया इत्यादि को भारतीय संस्कृति में नहीं स्थान दिया गया है। ये जबरदस्ती हमारी संस्कृति को अपभ्रंश करने का प्रयास किया जा रहा है कि दिवाली के दिन अवश्य जुआ खेलना चाहिए। कौन, कहां से ये बात उत्पन्न हुई? समझे कि आप ये जो भगवान, विशेष तौर पर अगर भगवान को युद्ध में देखें, महाभारत के युद्ध में अगर भगवान ने जुए से ही जितवाना होता तो युधिष्ठिर को जुए में जितवा देते। तो इस भ्रांति को अपने शास्त्रों से हटाएं, अपने मनों से हटाएं कि शास्त्र में कहीं इस बात को नहीं कहा गया है कि दिवाली की रात को, अरे दिवाली की रात तो जागने की रात है, भगवान की आराधना की रात है, भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की रात है, दीपावली प्रकाश की तरफ ले जाने की रात है। ये गलत कार्य करने की रात नहीं है। इस दिन विशेष तौर पर विशेष पूजन का महत्व है। भगवती महालक्ष्मी का रात्रि सूक्त का पाठ, देवी सूक्त का पाठ, महालक्ष्मी के विभिन्न श्री सूक्त इत्यादि का पाठ कर भगवान शंकर के त्र्यंबक मंत्र को जागृत करने की यात्री है, तो उसका पूजन किया जाना चाहिए। और अगले दिन जैसा हमने कहा, सुबह प्रातःकाल जल्दी उठें और भगवान विशेष तौर पर सुंदर स्तवन करें, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन, गोवर्धन पूजन, अन्नकूट का पूजन करें, आनंद भाव से प्रसन्नता के साथ रहें। इस दिन वो योग बनने वाला है जो आप 1 जनवरी को मानते हैं। लोग कहते हैं ना कि 1 जनवरी को अच्छे रेजोल्यूशन बना लो, अच्छे कार्य करो, पूरे साल वैसा होगा। उस दिन नहीं होने वाला। ये वही है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिसको अन्नकूट कहते हैं, गोवर्धन कहते हैं, उस दिन वो मुहूर्त बनता है। तो इस दिन अवश्य उस दिन पूजन कर लेना चाहिए। तो ये विशेष तौर पर आप जो व्याख्या हमने उपस्थित करी है, इसको समझें, आनंद से जीवन में स्थान दें और आगे चलते हैं और आगे तिथि के संबंध में समझ लेते हैं। तो धनु राशि वालों, आपने समझा कि किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं और कैसे दिवाली का सुंदर पर्व आपके लिए रहेगा कल्याणकारी। आप समझें 2 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्र क्या रहेंगे। 2 तारीख को नववर्ष आरंभ हो रहा है। भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से इस दिन कहा जाता है कि कार्तिक के अनुसार प्रतिपदा तिथि है। बहुत सारी संस्कृतियों में इस दिन से नववर्ष का आरंभ माना जाता है। जो हमने आपको बताया ना अभी कि इस दिन ऐसा मुहूर्त बनता है कि सुबह सुबह से जैसा शाम तक जैसा करोगे पूरा वर्ष वैसे ही घटेगा आपके साथ। तो अवश्य उसके अनुसार से करना चाहिए। अन्नकूट का सुंदर व्रत है। गजकेसरी योग का निर्माण होने के योग बन रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और विशेष तौर पर पूरे विश्वास के साथ, ग्रह भारी हैं हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी पूर्ण विश्वास को दृढ़ करते हुए
हो सकता है लोग आपको एक तरफ करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र इस प्रकार के चल रहे हैं कि जैसे दूध से मक्खी निकालने का प्रयास किया जाता है, इस प्रकार के योग बन सकते हैं। लेकिन चिंता ना करें, आप अपने विश्वास को दृढ़ रखें, थोड़ी मंगल को ताकत देने का प्रयास करें, थोड़ी भगवान का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। जब समय खराब चल रहा होता है तो भगवान का आशीर्वाद सबसे पहले ध्यान करना चाहिए। वैसे तो कहा ही गया, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, लेकिन इस समय भगवान का सुंदर, इस दिन अवश्य भगवान विष्णु का सुंदर पूजन, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करेंगे तो आपके ग्रह बहुत जल्दी आपको शुभ सूचना देने के योग बनाएंगे। तो धनु राशि वालों, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझ लीजिए कि 3 तारीख का ग्रह योग किस प्रकार का है आपके लिए। 3 तारीख को रविवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है, यम द्वितीया का दिन है, गज केसरी योग का निर्माण आपकी राशि में हो चुका है और ये कहीं ना कहीं से आपको अच्छे लाभ प्राप्ति के योग बनाते दिखाई देगा। लेकिन साथ साथ खर्चे भी तैयार होते दिखाई दे रहे हैं, खर्चे भी साथ साथ बढ़े हुए हैं। तो यानी खर्चों को, लीकेज को बंद करना है, मन की एंजाइटी को कंट्रोल करना है। तो बस मन की एंजाइटी कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता यही है आपके लिए, अननेसेसरी फालतू की बातों में ना आए और हो सके तो कष्टों को निवारण करने के लिए इस दिन यमराज का पूजन करें, गंगा जी का पूजन करें, बहन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। कहा जाता है कि इस दिन अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए, बहन के घर जाके भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। और भगवती के साथ भगवान विशेष तौर पर कहा जाता है अपने कष्टों का निवारण करने के लिए इस दिन शाम के समय पितरों के निमित्त, यम के निमित्त दीप दान करना चाहिए। एक ढाक के पत्ते पर लेकर एक दीपक रखकर उसके साथ एक बेर का पत्ता और एक आक का पत्ता और गन्ने के विशेष तौर पे एक डंडी के साथ उसको प्रवाहित कर देना चाहिए। कहा जाता है समस्त कष्ट निवारण हो जाते हैं। इस दिन चित्रगुप्त के निमित्त ये दान करने से समस्त प्रकार के कल्याण के योग बनेंगे। 4 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि है, सौभाग्य सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन फिर भी साथ साथ 50-50% चांसेस बन रहे हैं, कहीं खर्चा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। अपने मन को विश्वास रखेंगे, नहीं तो डिप्रेशन वाली समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ग्रह इस प्रकार का योग भी बन रहा है और डिप्रेशन से बाहर होकर विश्वास साथ काम करोगे तो लाभ भी ले सकते हो। तो यानी सब कुछ आप पे डिपेंड है, जिस तरफ चलोगे वैसा ग्रह नक्षत्र का योग बना लोगे, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। भगवान शिव का सुबह सुबह ध्यान करें, पूजन करें, दूध का दान करें, कल्याण होगा। 5 तारीख का दिन अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है। मंगल जो सबसे खराब चल रहे हैं इस वक्त और 3-4 महीने ऐसे खराब चलने वाले हैं, उनको ठीक करने का दिन है ये। विशेष तौर पर ध्यान रखें, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन रहा है। सुबह सुबह परिवर्तन नई एनर्जी लेकर आ रहा है आपके लिए। इस एनर्जी को यूटिलाइज करनी है आपको। पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हम बता रहे हैं, मंगल को पॉजिटिव करने के लिए इस दिन हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। इस दिन भद्रा का योग भी है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता है। सुबह 11:50 से लेकर शाम रात्रि तक भद्रा का योग रहेगा। लेकिन मंगल अंगारक चतुर्थी और मंगलवार का योग बनने के कारण से अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है, जो मंगल का जन्मदिवस बन गया है। और ऐसे में इस दिन खास उपाय यदि कर लिया जाए तो मंगल जो 3-4 महीने खराब चलने वाले हैं उनको आप ठीक कर सकते हैं। हनुमान जी का पाठ करें, मंगल के मंत्र का जप करें। कहा जाता है कि इसी योग में वीरभद्र उत्पन्न हुए थे, वही मंगल के रूप में प्रतिष्ठित किए गए भगवान शंकर के द्वारा। तो उनका सुंदर पूजन करने का अवसर है। उस दिन विशेष तौर पे हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ रखा है, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा है। तो आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। दिल्ली में जो यज्ञ चलेगा ये शाम को 5 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 9-10 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। आप सादर आमंत्रित हैं इस सुंदर कार्यक्रम में। अवश्य मंगल ग्रह का ठीक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो विश्व में तो भयावह स्थिति ये मंगल नेगेटिव होकर उत्पन्न करेगा ही करेगा। अन्य स्थिति के झगड़े उत्पन्न करेगा, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने का योग बनाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए कम से कम अपनी जिंदगी में ठीक करने के लिए, मंगल को पॉजिटिव करने के लिए इस दिन का, स्थिति का उपयोग अवश्य कीजिएगा। 6 तारीख बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि, सौभाग्य पंचमी का योग चल रहा है और ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। और ये परिवर्तन चंद्रमा के साथ शुभ रूप से आपकी राशि में ही आप शुक्र आ रहे हैं और ये आपके लिए नया विशेष तौर पर एक उम्मीद उत्पन्न करने के योग बनाएंगे आने वाले कुछ दिनों में। मंगल खराब, लेकिन शुक्र आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाते दिखाई देंगे। ऐसे में इसको सदुपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। गौ पूजन नित्यपति करें, सूर्य को जल नित्यपति दें। देखिए इस दिन सबसे श्रेष्ठ उपाय आपके लिए रहेगा। सौभाग्य पंचमी का अवसर है, भगवान राम का पूजन, भगवती सीता का पूजन अवश्य करें, कल्याण के योग बनेंगे। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि है, छठ का सुंदर योग है। और ऐसे में देखिए सूर्य महाराज जो है आपकी राशि में 11वें भाव में चलकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं सूर्य कमज़ोर हो रहा है और सूर्य को ठीक करने के लिए ही कार्तिक में विभिन्न उत्सवों का सम्मेलन किया गया है शास्त्र के दृष्टिकोण से। छठ का पर्व भी उसी श्रृंखला में है। कार्तिक में सुबह जल्दी स्नान करने की परंपरा है भारतीय संस्कृति में, उसके बाद सूर्य नारायण की पूजा करने की परंपरा है। उसी श्रृंखला में उस क्षेत्र के अंदर, विशेष पूर्व क्षेत्र के अंदर ये उत्सव डाल दिया गया कि सूर्य की उपासना करें, सूर्य को ताकत दें। सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं और सूर्य का दर्शन, सूर्य में बैठकर विशेष तौर पर थोड़ा पूजन करने से कहा जाता है कि सूर्य को शक्ति मिलती है और कीर्ति जो कमी हो जाती है, विशेष तौर पर सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है आपके शरीर पर, जन्म आपकी राशि के दृष्टिकोण से, उसको ठीक करने का योग बनाया जाता है। तो अवश्य इसका उपयोग करना चाहिए
आपको भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से इसको बड़ा महत्वपूर्ण कहा गया है। और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और ग्रह परिवर्तन कर कर आपके लिए लाभ के रास्ते भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा परिवर्तन करके दूसरे भाव में चला जाएगा, बृहस्पति दृष्ट हो जाएगा और ये आपके लिए उम्मीद की एक नई किरण उत्पन्न कर सकता है। इसका उपयोग अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 8 तारीख का दिन गजकेसरी योग का निर्माण हो चुका है, सप्तमी तिथि है और विशेष तौर पे बृहस्पति से पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ते हुए आशीर्वाद के द्वारा माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे ना, उसमें विजय के योग बहुत सुंदर बन रहे हैं। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इन दिनों बाकी ग्रहों को भी ठीक करने का दिन अच्छा बन रहा है। गौ पूजन अवश्य कीजिएगा। और 9 तारीख को तो गोपाष्टमी ही है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। शनि को ठीक करने का उपाय है विशेष तौर पर, शनिवार के दिन गोपाष्टमी का योग बन रहा है, यह आपके लिए बड़ा विशेष है। शनि महाराज के साथ चंद्रमा सुंदर योग बनाते दिखाई देंगे और ऐसे में विशेष तौर पर अवश्य अपने वजन के बराबर अनाज का दान करें, गौशाला में दान करें, गाय का आशीर्वाद लें, गौ का पूजन करें। शनि को अनुकूल करने का दिवस है, शनिवार के दिन गोपाष्टमी जो पड़ रही है, ये उपाय करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। 10 तारीख रविवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा पराक्रम में कमी करने का योग बन सकता है। ऐसे में विशेष तौर पर आंवले का दान करना, तुलसी का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग आपने समझा। ये ग्रहों का योगा योग जो विशेष तौर पर नवंबर के पहले भाग में, प्रथम भाग में बन रहा है, बड़ा विचित्र है। देखिए सूर्य के जिस प्रकार से स्थिति चल रही है, तुला राशि में चल रहे हैं, साथ साथ शुक्र और बृहस्पति का आपस में जो एक दूसरे के समक्ष योग बनता दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक तौर पर कई मामलों में झगड़े तो उत्पन्न करता है, लेकिन एक बहुत सुंदर योग बनाता है। सूर्य बृहस्पति जब कहा जाता है कि एक दूसरे के सम्मुख होकर, विशेष तौर पे बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठ जाते हैं, तो विशेष तौर पे एक योग बनाते हैं कि आपस में द्वंद्व उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो गलत कार्य करने वाला होता है उसका नाश भी संभव है इस कलिकाल के अंदर। तो ये ग्रहों का योगा योग एक तरह से क्लैश तो दे रहा है, अशांति का वातावरण बना रहा है, लेकिन सत्य की विजय भी कराने के योग बना रहा है। तो आप विशेष तौर पर अपनी राशि के संबंध के अनुसार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा है, जो उसको ठीक करने के लिए विशेष तौर पर शास्त्र में जो प्रमाणित उपाय हैं उनको उतारने का जीवन में प्रयास करें। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जब ज्योतिष को उपस्थित करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि जो प्रमाणिक, विशेष तौर पर पौराणिक मत के अनुसार से जो उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, पंचांग के दृष्टिकोण से, विशेष तौर पर तिथियों के दृष्टिकोण से, इन योगा योगों को महत्व समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में शास्त्रों की जो रचना की गई है वो इसी कारण से रचना की गई है। उन सब जो उपाय हम सब लोग करें वो शास्त्र के प्रमाणित उपाय करने का प्रयास करें। सत्यव्रत जिस प्रकार से बताया गया, अष्टमी का व्रत, सप्तमी का, विशेष तौर पर जो विभिन्न योग ज्योतिष के दृष्टिकोण से बनते हैं, उन सबकी पौराणिक कथाएं शास्त्र में, पुराण इत्यादि में विद्यमान की गई हैं, शास्त्रों में विद्यमान की गई हैं। जो व्रत निर्धारित किए गए हैं वो सब निवारण ही है, जैसे मंगलवार, सोमवार, बुधवार, अनेक अनेक दिन के अनेक अनेक देवता हैं। तो हमको ये समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सनातन पद्धति में कुछ भी बात कपोल कल्पित नहीं है, सब प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार से सब चीज़ों को व्यवस्था देखते हुए ज्योतिष को मंत्र विज्ञान के साथ, शास्त्रों के साथ बहुत बढ़िया तरह से जोड़ा गया है। लेकिन आज हो क्या गया है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के टोटकों में फंस गए हैं, ऐसी भ्रांति में फंस गए हैं कि चॉकलेट खा लो, कभी कोई और स्थिति कर लो। एक तो एक बड़ा विचित्र लगा कि कुछ उपाय के नाम पर एक व्यवस्था की जा रही है, कोका कोला लेकर फ्लश में डाल दो, ये ग्रह का उपचार हो जाएगा। क्या ग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं? ये क्या मतिभ्रम उत्पन्न करने का संसार में प्रयास किया जा रहा है? ज्योतिष जैसे इतने वृहद विज्ञान को कोका कोला में लाके रख दिया गया है। मतलब स्थिति सोचे कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि आज जिस प्रकार से अभी दिवाली के संबंध में इतनी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, शास्त्र मत को समझा नहीं जा रहा है। तो हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ें उपस्थित करने का प्रयास किया है। कोशिश ये करें, भगवान की कृपा अद्भुत है, बड़े सरल कर्म से बन जाती है। और हम अनेक प्रकार के, मुझे बताइए परमात्मा को आपके पैसे की आवश्यकता क्या है? हम बड़ी विचित्र स्थिति बन जाते हैं कि इस प्रकार के उपायों को बड़े अननेसेसरी के खर्चे करने प्रयास कर देते हैं कि कोई नग पहना रहा है, कोई रुद्राक्ष पहना रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। हम ज्योतिष को वास्तविक तौर पे क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है? लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए। एक तो ऐसा मुझे समझ में सुनने को मिला कि एक व्यक्ति ने, कोई रत्न था बहुत महंगे रूप में, 5-5 लाख रुपए के, 10-10 लाख रुपए के रत्न बेचे जा रहे हैं। और उसके बाद ज्योतिष का नाम का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल रत्न काम करते हैं, बिल्कुल अच्छे काम करते हैं। कहा भी गया है कि रत्न यदि वास्तविक सत्य हो तो बहुत सुंदर रूप से कार्य कर देता है, लेकिन शास्त्र के अंदर उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट बताए गए हैं। पुखराज पहनने की किसी की व्यवस्था नहीं है तो केवल हल्दी लगाकर, बृहस्पति का मंत्र जप कर ही आप उपाय कर सकते हैं। ये शास्त्र में प्रमाणित रास्ते बताए गए हैं कि नहीं बताए गए? तो हमको ये समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों को समझें हम, तो उसके बाद कार्य करने का प्रयास करें।
और एक बात और समझ लें, ज्योतिष के अंदर बहुत सारे हम व्यवसाय, विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। कोई शेयर में काम कर रहा है, कोई विभिन्न चीज़ों में काम कर रहा है। जो इस पक्ष के अंदर विशेष तौर पे कार्तिक के महीने में योग बन रहा है कि पहले पक्ष जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर वो तिथि बढ़ी और फिर अगले पक्ष कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के अंदर वो तिथि घट गई। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये जो भयावह स्थिति है, बाजार का रुख भी बड़ा विचित्र हो सकता है और गोता लगा सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस सब संबंध में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ये सब चीज़ें जो उपाय हम आपके समक्ष रखते हैं, चाहे मंत्र का उपाय बता रहे हैं या कोई चीज़ दान करने का उपाय बता रहे हैं, शास्त्र के अनुसार से प्रमाणित हम प्रयास करते हैं कि उन सब कथाओं का भी आपको मूल रूप से सिद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास करें। अर्थ क्या है तुम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित रहते ही हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मंगल इन दिनों बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहे हैं। मंगल का योग कर्क राशि में जो योग बन रहा है, नीच के होकर मंगल स्थित हो गए और काफ़ी लंबे समय तक ये मंगल योग बनाने वाले हैं। ऐसे में विश्व के दृष्टिकोण से तो ये भयावह स्थिति बनती है। कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य बहुत सारे गलत लोग कर सकते हैं, गलत तरफ दिमाग चल सकता है, दुस्साहसपूर्ण कार्य हो सकता है। तो ऐसे में मंगल का लगातार आप उपाय करने का प्रयास करें और इन समस्त कार्यों के लिए हमारे आश्रम में विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के यज्ञ समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब लोग उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को जो बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई फीस नहीं ली जाती आश्रम में। आश्रम की तरफ से ये समस्त यज्ञ इत्यादि कार्य जो है विभिन्न कार्य समय सब चलते हैं। आप यदि रविवार वाले यज्ञ में बैठना चाहें तो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, भगवान भगवती के सानिध्य में बैठ सकते हैं। माँ भगवती की सुंदर शिव विग्रह, जो चमत्कारी शिव विग्रह 1947 में मुल्तान से यहाँ पधारा, उनके सानिध्य में, जिनकी फोटो अभी आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे। तो ये भगवती का शिव विग्रह 1947 में 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, गौशाला इत्यादि, विभिन्न हॉस्पिटल के जो विवेकानंद हॉस्पिटल है, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, वो कार्य कर रहा है। विभिन्न लोग जो विभिन्न पैनल्स पे हैं, भारत सरकार के, दिल्ली सरकार के, एनडीएमसी के, दिल्ली पुलिस के, विभिन्न सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी आकर यहाँ पर अपना इलाज पैनल पे होने के कारण से कराते हैं। तो आप भी हमारे इस संस्थान से जुड़ें और संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्यों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आप भी इसमें सुंदर रूप से जुड़कर लाभ लेंगे और विवेकानंद योगाश्रम के साथ जुड़े रहेंगे।